हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। क्लास 8th का ये हमारा साइंस का लेसन है। इसको हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था, न्यूक्लियस तक। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ से जीन्स के बारे में। तो जीन के बारे में हम कुछ जान चुके थे पहले भी। तो जीन क्या है समझते हैं इसको, जीन क्या होता है। तो बता रहा है कि भाई जीन क्या है। जीन इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्वेश्चन IAS PCS लेवल तक में पूछा जाता है स्टूडेंट्स। तो आपको बताना चाहूँगा कि देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं जो एक एक लाइन में बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लास 6 से लेकर के 10 तक की जो साइंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि ये बेसिक लेवल की साइंस है। ये हर एग्जाम में पूछी जाती है। दुनिया का कोई भी एग्जाम जहाँ भी आप बेसिक लेवल की साइंस देख रहे हो तो 6 से 10 तक की साइंस जरूर पूछी जाती है। तो ये प्रेजेंटेशन क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए तो हेल्पफुल है ही, साथ ही में उन सभी के लिए हेल्पफुल है जो किसी भी लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे बेसिक लेवल की साइंस पढ़ रहे हैं। तो सोचिए IAS PCS सिविल सर्विसेज तक इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई इनहेरिटेंस की बेसिक यूनिट क्या है, तो वो है जीन। याद रखिएगा जीन क्या है, ये जीन क्या है, ये एक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब ये हुआ कि ये वो चीज़ है जो पेरेंट्स से उनके बच्चों में उनके कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करती है। तो पेरेंट्स से जो क्वालिटीज़ बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं वो जीन्स की वजह से ही होती हैं। ठीक है। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफ़र ऑफ अ हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। देखिए वही बात है कि जो मैंने आपको बताया, ये कंट्रोल करता है क्या, ट्रांसफ़र ऑफ अ हेरिडिटरी कैरेक्टर। ये हेरिडिटरी कैरेक्टर को ट्रांसफ़र कराता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि बाप से बच्चों में ये जाता है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पिता से बच्चों में जो कैरेक्टर्स लेकर के जाता है वो है जीन। तो या माँ बाप से बच्चों में जो कैरेक्टर्स जो ट्रांसफ़र होते हैं किसकी वजह से होते हैं, वो जीन की वजह से। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पॉसेस सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन टू यू। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पास करते हैं आपको, यानी कि वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ना कुछ आपको दे देते हैं। ठीक। इफ़ योर फादर हैज़ ब्राउन आइज़ यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन आइज़। अगर आपके पिता की ब्राउन आइज़ होंगी तो चांसेस हैं कि आपके भी ब्राउन आइज़ हो जाएं। ठीक। यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन आइज, तो चांसेस है कि आपके ब्राउन आइज हो जाएं। इफ़ योर मदर हैज़ करली हेयर यू माइट ऑल्सो एंड अप हैविंग करली हेयर। अगर आपकी माँ के करली हेयर्स हैं तो हो सकता है आपके भी करली हेयर हो जाएं। तो कहने का मतलब यही हुआ स्टूडेंट्स बार बार कि माता पिता के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बच्चों में आते हैं, यानी कि माँ बाप के कैरेक्टर्स वो बच्चों में आ जाते हैं। किसकी वजह से, जीन्स की वजह से। ठीक है। However, the different combinations of genes from parents result in different characters। क्योंकि देखिए कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स से दोनों के कैरेक्टर्स कंबाइन होकर के कुछ नया कैरेक्टर भी बना देते हैं, यानी कि माता पिता के कुछ कैरेक्टर्स कंबाइन करके कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स भी बना देते हैं। ठीक है। तो ऐसा भी होता है। तो ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद देखिए न्यूक्लियस के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस एक्ट एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। न्यूक्लियस किसकी तरह काम करता है, कंट्रोल सेंटर की तरह। याद रखिएगा। तो न्यूक्लियस जो है पूरे सेल के लिए एक कंट्रोल सेंटर का काम करता है, मतलब एक कंट्रोल रूम का काम करता है। पूरे सेल को कंट्रोल करता है, पूरे सेल की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, पूरे सेल की एक्टिविटीज़ को मेनटेन करता है। तो न्यूक्लियस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है स्टूडेंट्स, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक। The entire content of a living cell is known as protoplasm। जितना भी लिविंग कंटेंट होता है सेल में उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। देखिए ऐसे क्वेश्चन में तो मैंने क्या बोला, एक एक लाइन एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, एक एक लाइन एक एक शब्द पे फोकस करना है। ये नहीं कि फटाफट भाग गए, नहीं। वी हैव टू फोकस ऑन अ सिंगल लाइन। मतलब बड़े बड़े एग्जाम्स में ये छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं स्टूडेंट्स, आपको ध्यान में रखना है कि जो इंटायर कंटेंट होता है लिविंग सेल का, द इंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। यानी कि जितना भी सारा कंटेंट है लिविंग सेल के अंदर, या जो लिविंग कंटेंट है, या जो सेल के अंदर जितना भी कंटेंट है, जो इंटायर कंटेंट है लिविंग सेल के अंदर, वो क्या प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट द इंटायर कंटेंट of a living cell is known as protoplasm. It includes, अब प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या आ जाएगा, साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ये सारी चीज़ें मिलकर के क्या बनाती हैं, प्रोटोप्लाज्म।
मैंने पहले आपको बताया ना, जितना भी लिविंग कंटेंट होता है, देखिए लिविंग कंटेंट को ही प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, या जितना भी इंटायर कंटेंट है सेल के अंदर, लिविंग सेल के अंदर, वही प्रोटोप्लाज्म। देखिए वही बात फिर से आ गई, प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म क्या है, उसी को लिविंग सब्सटेंस बोलते हैं सेल का। तो सेल का लिविंग सब्सटेंस प्रोटोप्लाज्म है, या हम ये कह सकते हैं कि लिविंग सेल के अंदर जितना जो कंटेंट होता है वो सारा प्रोटोप्लाज्म है। तो घुमा फिरा के एक ही बात कहना चाह रहा है, एक ही प्रोटोप्लाज्म ही लिविंग कंटेंट है, या सेल के अंदर का सारा जो कंटेंट है वही प्रोटोप्लाज्म है। यानी कि सेल के अंदर का जो सारा कंटेंट है वही लिविंग कंटेंट और वही प्रोटोप्लाज्म भी कहलाता है। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्रोटोप्लाज्म। ये सिर्फ 8th क्लास के लिए नहीं, बहुत सारे एग्जाम्स में मदद करेगा आपको। और जो बच्चे 8th क्लास के पढ़ रहे हैं, इसको आप दूसरे लोगों को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं वीडियोस को, जो डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे आर्मी का हो, चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, कोई भी लेवल का एग्जाम हो, जहाँ भी बेसिक लेवल की साइंस पढ़नी है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। यही सब वो पढ़ाते हैं अलग से, जो आप ट्यूशन कोचिंग में जाके लाखों रुपए देते हैं, हज़ारों रुपए देते हैं आप, कि हाँ हमें इसकी कोचिंग करनी है, उसकी कोचिंग करनी है, हाँ यार मेरी साइंस कमज़ोर है। तो ये बेसिक लेवल की साइंस देखिए आपको सब कुछ फ्री में यहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म में क्या है, प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल, इसको याद रखिएगा आप। ठीक, उसके बाद देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है कि द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज़ नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक द सेल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम जानते हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका सब कुछ बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज सेल होता है, लेकिन जो बैक्टीरियल सेल होते हैं उनका न्यूक्लियस उतना वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है। तो जो बैक्टीरिया के जो सेल्स होते हैं, जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, उनका न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है। ठीक है, देयर इज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो याद रखना है कि देयर इज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ याद कर लीजिए कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स, यानी कि वो सेल्स जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल नहीं होता है। द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल मतलब जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, यानी कि वो सेल जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल को कवर करने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, उसी को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो आपको सिंपली याद करना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या याद करना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक, ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल। द ऑर्गेनिजम्स विद दिस काइंड ऑफ सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है उनको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, मतलब पुराने टाइप का न्यूक्लियस, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस, अनडेवलप्ड टाइप का न्यूक्लियस, बहुत ही लेस डेवलप्ड टाइप का न्यूक्लियस। एग्जाम्पल्स आर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। अब अगर प्रोकैरियोट्स की एग्जाम्पल आपसे मांग लें तो कौन कौन है, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। याद रखिएगा, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, ये प्रोकैरियोट्स हैं, यानी कि इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। दी सेल्स लाइक ओनियन सेल्स and chick cells having well organized nucleus with a nuclear membrane are designated as eukaryotic cell। ऐसे सेल्स जिसमें बहुत ही वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हो, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, जैसे कि आपकी चीक सेल हो गया या ओनियन सेल हो गया, तो ये सब क्या कहलाते हैं, यूकैरियोटिक सेल। याद रखिएगा, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, वो सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, जिसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड पूरे सेल स्ट्रक्चर हो। ठीक है, जिसमें वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस हो विथ ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो मेन चीज़ है जिसमें वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस हो विथ ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो लोग क्या कहलाते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, उन्हें हम क्या कहते हैं, यूकैरियोट्स कहते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि
अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी है वो क्या कहलाते हैं? यूकैरियोट्स, मतलब ट्रू न्यूक्लियस। तो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स याद रखिएगा, ठीक है। जिससे मतलब ट्रू न्यूक्लियस है उसको यूकैरियोट्स कहते हैं। मतलब ट्रू न्यूक्लियस का मतलब ये है कि जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये इतना डिस्कस कर लिया है। अभी स्टूडेंट्स आज के प्रेजेंटेशन में मुझे लगता है इतना ही हमें डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसमें एक एक लाइन एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, इसके बेस पे जितने क्वेश्चन आंसर्स आप कर सकते हैं वो पूरा करिए। इसके बाद सिर्फ ये एक पेज बचा है जो हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे, और साथ में इसका फिर हम वो भी डिस्कस कर लेंगे, क्या बोलते हैं, समरी। अब से हम समरी भी पूरा डिस्कस किया करेंगे। समरी डिस्कस करने से ये है कि पूरा चैप्टर में आपने क्या पढ़ा वो आपको समझ में आ जाएगा, और साथ में ये क्वेश्चन आंसर्स आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो पूछिए, ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए आप, कोई डाउट हो तो पूछिए, और पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, मन लगा के पढ़िए, और अच्छे से पूरा चैप्टर रीड कीजिए। एक बार दो बार रीड किए, वीडियो को एक बार दो बार देखिए, ना आप वीडियो देखते हैं ना आप चैप्टर रीड कर रहे हैं, फिर कुछ नहीं करते हैं। अब मैं जल्दी आपका एक टेस्ट लेने वाला हूँ, और आपका जल्दी ही एक टेस्ट फिर से होने वाला है। जैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप में टेस्ट लेते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपका फिर से टेस्ट होगा, आप ठीक है। तो तैयार रखिए चैप्टर्स, आपका टेस्ट जल्दी होगा। और अच्छे से चीज़ों को याद करिए, लिखिए, पढ़िए। फिर ये थोड़ा सा बचा है, इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये थोड़ा सा डिस्कस करके फिर हम ये समरी भी डिस्कस कर लेंगे। तो इसी के साथ फिर हमारा भाई चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, यानी कि कल हम नेक्स्ट क्लास में इसको, नेक्स्ट क्लास में मतलब जब भी लगाएंगे, चाहे आज या कल, नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।